क्या वजह बनी जो तिल की पैदावार इतनी कम आई? इस तरह की जो फसलें हैं, ये फसलें बड़ी नाजुक फसलें हैं। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे या प्लानिंग में वो चीज़ों को उसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर रिज़ल्ट जो है वो इस तरह के आते हैं। तो इसकी जो मेरे हिसाब से मैं तो जो इसकी बेसिक समझता हूँ कि इसको अगर छट्टे से काश करना मेरे हवाले से तो ये एक बहुत बड़ा आप कह लें फलाह है इसमें। हम जब नई फसल लगाएं, एक एहतियात यह है कि हम थोड़े एरिया पे लगाएं। किसानों को चाहिए कि अपने चॉइसेस अपने हाथ में रखें और हर वक्त 3-4 फसलों का तजर्बा करते रहें। तो बेसिकली हमें अपने एग्स एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं और बहुत ही स्पेशल एपिसोड ये होने वाली है। हम लोगों ने स्पेशल टाइम निकाला इसके लिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है तिल की पैदावार इतनी कम क्यों आई, कैसे आई और अब किसानों को क्या करना चाहिए, अब उनके पास क्या चॉइसेस बची हैं, कौन सी फसलें उनको लगानी चाहिए। या जो लोग सोच के बैठे हुए थे कि भाई उनको गंदम से लॉस हुआ, उससे पहले मकई से लॉस हुआ, फिर उन्होंने इस उम्मीद से तिल लगाई कि भाई तिल में उन्हें फ़ायदा होगा, चावल में भी उनके साथ वही कुछ हुआ सब कुछ। तो तिल की पैदावार भी इतनी कम आ गई, तो इसकी क्या वजह बनी और अब किसान को क्या करना चाहिए, उसके पास क्या चॉइसेस हैं। तो इसके लिए डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम को हम दावत देते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब का तारुफ जो है वो सब अब जानते हैं माशाल्लाह से। अब तो इतने हमारे एपिसोड्स भी आ चुकी हैं, तो हम डायरेक्टली जो है वो टॉपिक को डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं। तो आप काइंडली थोड़ा सा इस चीज़ पे फार्मर्स को आगाह कर दें कि क्या वजह बनी जो तिल की पैदावार इतनी कम आई। मेरे ख्याल सबसे जो इसकी बड़ी वजह है तिल की काश्त जो बहुत बड़े पैमाने पे हुई। तो हमें एक चीज़ की समझ आनी चाहिए कि जब एक फसल जो है वो डबल हो जाए, डबल उसका एरिया हो जाए जी जी। तो और उसमें फिर यह है कि ऐसे ऐसे इलाकों में एक फसल लगे कि जहाँ पहले तिल नहीं लगते थे, या वो फार्मर जो पहले तिल की काश्त करते थे उनके अलावा कुछ 70-80% नए फार्मर आ जाएं और बग़ैर एक्सपीरियंस के इस क्रॉप को जो है वो शुरू कर लें। उसकी सारी चीज़ें जो उसके लवाजमात हैं, हर फसल के लवाजमात होते हैं, ख़ास एनवायरनमेंट होती है, उसकी जो एक ज़मीन की ख़ास किस्म होती है जिसके ऊपर वो फसल अच्छी हो सकती है, या फिर तजर्बा होता है कि जी फसल लगानी कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हमें भी बड़ी खुशी थी जब हम सुन रहे थे कि जी तिल का जो एरिया है ये 8 लाख एकड़ से 18 लाख एकड़ जो है ये पंजाब में ही लग गया। फिर ये एक और बात है कि ये जो नई फसलें हैं, ये इस तरह की जो फसलें हैं, बाकी तमाम फसलों के ऊपर भी मौसमी असरात होते हैं। तो ये फसलें बड़ी नाजुक फसलें हैं, इनके ऊपर जो है मौसम जो है ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे या जब हम उसकी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग में वो चीज़ों को उसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद रिज़ल्ट जो है, और मौसम भी साथ नहीं देगा, तो फिर रिज़ल्ट जो है वो इस तरह के आते हैं, इतलात आती हैं कि जी फसल उस तरह से उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें एक क्रेडिट फार्मर को भी देना चाहिए कि उन्होंने रिस्क भी लिया। और आपने जैसे बताया कि रिस्क लेने की वजह ये थी कि और बहुत सारी फसलों में उनको ख़ास मुनाफा नहीं हुआ था, कीमतें गिर गई थी। तो ये फसल चूँकि अच्छी कीमत पे जा रही थी तो इसलिए इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा हुई और ज़्यादा ज़िम्मेदारों ने लगाई। तो इसमें जो वही है कि पहली बात तो यह है कि जो भी हमारे इन फसलों के बारे में जो है, जो ब्रोशर्स हैं या उनकी जो टेक्नोलॉजी लगाने की है, वो डिटेल ब्रोशर्स हैं बड़े। अगर हम उनको फॉलो करें, देखें, तो हर चीज़ बताते हैं कि उनमें किस तरह की ज़मीन में ये लगाए जा सकते हैं, कब लगाने चाहिए, और उसके बाद लगाते हुए क्या एहतियात और इसके जो तरीका लगाने का है, यानी सोइंग मेथड है, इसको जो काश्त करने के जो तरीक़ाकार हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं, किस इलाके में कौन सी वैरायटी जो है वो ज़्यादा कामयाब हो सकती है। बल्कि इस पे आपने बड़ी डिटेल से हमारे लास्ट कुछ वीडियोस में बड़ी डिटेल से आपने बताई थी कौन से इलाके और कौन सी ज़मीनें मौजूद। बिल्कुल, हमने इस पे बड़ी डिटेल बात की थी। और जब हम इग्नोर करते हैं सारी चीज़ों को, जो एक सिफारिशात होती हैं महकमाना जिन्होंने तजर्बात किए होते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने हर इलाके के लिए मुख्तलिफ़ किस्में भी सिफारिश की होती हैं कि ये किस्म इस इलाके में लगाएं, ये किस्म इस इलाके में लगाएं। तो बेसिकली ये है। और एक और है जो बड़ी बेसिक चीज़ है इस क्रॉप के हवाले से, कि जिसको लगाने में बेशक चलें ज़मीन आपकी अगर
वो नहीं है, मेरा टाइप नहीं है, क्योंकि ये मेरा टाइप ज़मीनों के लिए हमेशा हिस्टोरिकली कन्वेंशनली ये फसल जो है मेरा टाइप ज़मीनों में या रेतली ज़मीनों में या डेजर्ट्स में या थल वगैरह में ये लगती रही हैं ये फसलें। अब चूँकि ये प्योर इरीगेटेड एरिया में जहाँ पक्की ज़मीन है वहाँ भी ये फसल लगी है, तो फिर ये होता है कि जो उसका हमारे माहिरीन जो हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से लगाएं। अगर आपने इसको किसी ऐसी ज़मीन जो आपकी उतनी मौजू नहीं है जितनी कि सिफारिश करदा ज़मीन होनी चाहिए, तो अगर आपकी दूसरी ज़मीन है तो फिर लगाने के तरीके को बिल्कुल सही से लगाना चाहिए कि ताकि वहाँ फिर आपको वो मसला ना आए जो भी आ रहा है। तो इसकी जो मेरे हिसाब से मैं तो जो इसकी बेसिक समझता हूँ कि इसको अगर छट्टे से काश करना मेरे हवाले से तो ये एक बहुत बड़ा आप कह लें फलाह है, इसमें बहुत बड़ी कमज़ोरी है अगर हम इस तिल को जस्ट छट्टे से काश करें, और ख़ास तौर पे पक्की ज़मीनों पे जो ज़मीनें पक्की हैं। तो पक्की वाट की जो ज़मीन है उनके ऊपर इसको काश किया जाए अगर छट्टे से, तो इसके बड़े मसाइल आते हैं, क्योंकि ये बड़ी नाजुक क्रॉप है और जो उसके ऊपर ज़रा सी मौसमी में बता रहे हैं कि अगर कम बारिश हुई या बारिशें ना हुई, मौसम सख्त हो गया या आपने पानी ऐसे टाइम पे लगा दिया कि वो जो पक्के वाट की फसल है उसके ऊपर ये जो फसल है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हो जाएगी शुरू में ही। अगर आगाह हुआ भी है तो वो सूख जाएगी, अगर मौसमी असरात भी हुए तो वो उससे और मुतासर हो जाएगी। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनकी एक बड़ी लेकिन एनीवे एक अभी क्योंकि ये एक बड़ी खुशआइंद बात है कि लोगों ने तजर्बा कर लिया है, तो अब यह है कि इस तजर्बे से सीखें और अगली जो फसल लगाएं। दूसरा ये है कि ये उन इलाकों में ख़ास तौर पे जो गर्म इलाके हैं तो वहाँ इसकी जो मई में काश्त है, जो कि मौसम बहुत सख्त होता है मई जून में, तो इस दफ़ा चूँकि कीमत ज़्यादा थी तो लोगों ने तकरीबन मार्च अप्रैल मई से ही ये इसको काश्त करना शुरू कर दिया। तो वैसे तो इसका सिफारिश करदा जो टाइम है ये तकरीबन मई जून के करीब है, जून या जुलाई में हम रिकमेंड करते हैं। इवन अगस्त में भी इसकी काश्त होती है और ये बड़ी मुख्तर अरसे की क्रॉप है और जिन इलाकों में बारिशी इलाकों में अगर इसको काश्त किया जाता है तो ये बारिशों से ही ये फसल जो है ना ये तैयार हो जाती है। तो इसमें अब यही है कि हम अगर मुख्तलिफ जो इसके फिर ये है कि हम जब नई फसल लगाएं, एक एहतियात ये है कि हम थोड़े एरिए पे लगाएं। अच्छा। और मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एक फसल पे इक्तफा करें। अब हमारे यहाँ जो दूसरे चॉइसेस हैं, तिल चूँकि इसकी चूँकि एक्सपोर्ट बहुत बड़ी 90% ये क्रॉप एक्सपोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट के हवाले से पोटेंशियल बड़ा था। ज़मींदारों को पिछले साल में कीमतें बहुत मिली, इसलिए हर ज़मींदार इस फसल को लगाने की तरफ चल पड़ा। तो पहले ये मुख्तलिफ़ फसलें अपने इलाकों में, जिस तरह अब पाकिस्तान के अंदर अभी भी हमारा किसान बड़ा परेशान है कि जो फसलें भी आपने बात की राइस की भी, चावल की भी, चावल बहुत बड़े एरिए पे लगता है, गन्ना बहुत बड़े एरिए पे लगती है, मकई भी होगी। और इस तरह अभी कॉटन में भी लोगों को नुकसान हुआ है क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया और कॉटन की फसल बहुत मुतासर हुई है। तो अब ज़मींदार को ये चाहिए कि वो फसलें, एक तो ये होता है कि फसल कम हुई, दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब फसल ज़्यादा हो जाए तो इवन एक्सपोर्ट हो रही है तो वहाँ भी कीमत गिर जाती है, सो अगर सप्लाई बड़ी आ जाती है तो हमारे पास किसानों के को चाहिए कि अपने चॉइसेस अपने हाथ में रखें और हर वक्त 3-4 फसलों का तजर्बा करते रहें। तो साथ ही साथ ये अगर एक चीज़ पे उनका कोई नुकसान घाटा हो जाता है तो दूसरी तरफ से उसको कवर करने के लिए भी ये नहीं कि आप एकदम से एक चीज़ छोड़ी और मैसिवली अपना जो आपका एरिया है उसके ऊपर वो नई क्रॉप लगा दी जिसका आपका तजर्बा भी नहीं है। तो करना ये चाहिए कि मैं तो उनको सजेस्ट यही करूँगा कि ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, बहुत सारी हैं, 4-5 हमारे पास चॉइसेस हैं। सनफ्लावर है, उसके अलावा सोयाबीन है, मूंग बीन है अपना, इसके अलावा हमारे पास कैनोला है, मस्टर्ड है। तो ये फसलें भी हैं। दालों की 3-4 हर मौसम के हवाले से 2-3 हमारे पास चॉइसेस हैं। मूंग बीन है, माश बीन है, अपना मसूर है, तो हम चना है। तो ये जो फसलें हैं इनकी तो मुल्क के अंदर ही बहुत डिमांड है, तो इनमें वो सप्लाई डिमांड का उतना प्रॉब्लम नहीं आता कि अगर आपकी फसल ज़्यादा हो जाएगी तो जो स्टोर हो जाएगी और बाद में मुल्क में काम गैप है। तो वो जो हमारे अदारे हैं उनको भी साथ देना चाहिए। फार्मर का जो भी इस वक्त गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट का निज़ाम है, तो बेसिकली हमें अपने एग्स एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए। ये बड़ी एक समझदारी वाली बात होती है और हम करें ये कि जब हम मुख्तलिफ़ फसलों को कम्बिनेशन डिसाइड करें, हम उनकी इस सिलसिले में जो है कनकेव एग्रीकल्चर बड़ी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है कि आप जो है अगर आपके पास 10 एकड़ है तो आप 10 एकड़ को हर सीज़न में किस तरह से आप फसलों का हेर फेर कैसे रखें,
एक फसल के बाद दूसरी फसल का चॉइस क्या हो, और हॉरिजॉन्टली मतलब एक सीज़न में आप कौन कौन सी फसलें 3-4 आपके पास चॉइसेस हैं, तो उन 3-4 चॉइसेस में से जो आप ज़्यादा आपका इलाका जहाँ मार्केट ज़्यादा अच्छी है उसको ज़रा बढ़ा लें, और बाकी छोटे छोटे तजर्बात आप करते रहें, क्योंकि वो तजर्बात के बाद जब आप उन फसलों को जब मार्केट को देखते हुए जब किसी का एरिया बढ़ाएंगे तो आप पहले ही आपका तजर्बा होगा। बिल्कुल नई फसल और नए तरीके से हाथ डालना और फिर उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं या उसकी जो सिफारिशात हैं उनको इग्नोर करना, उससे फिर और मौसमी हालात भी फेवर में ना हों तो फिर इस तरह के मसाइल आते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में अपने ज़िम्मेदारों को उनको हेल्प भी करेंगे, हमारे साथ रब्ता करें, हम तो यही कहते हैं। और जब भी किस तरह का डिसीजन लेना हो, चेंज करनी हो अपने क्रॉपिंग पैटर्न, हमसे ज़रूर मशवरा करें। बिल्कुल, उसमें यह है कि देखें किसान मददगार का प्लेटफॉर्म जो है वो है ही इसीलिए, वो आपके लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। आप हमें रब्ता करें, आप जिस तरह भी रब्ता करना चाहें। आप हमें बेशक इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर लें, अपना नंबर बेशक लिख लें, आप हमें हेल्पलाइन पे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आप अपना इलाका बताएं, अपनी इंफॉर्मेशन बताएं कि मैं ये चीज़ काश करना चाह रहा हूँ या मुझे 1 साल का प्लान चाहिए। हम इंशाल्लाह आपको तमाम तर जो भी मालूमात आपको चाहिए होंगी पूरा प्लान बना के आपको देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि देखें आपकी इंफॉर्मेशन एक थोड़ी सी महदूद होगी। हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं, हमें हुकूमती सतह पे भी क्या पॉलिसीज़ चल रही हैं, एक्सपोर्ट की क्या डिमांड है, इसके अलावा मुल्की सतह पे क्या डिमांड चली है चीज़ों की, फिर मौसम पे हमारी बड़ी गहरी नज़र होती है। तो इस हवाले से हम बड़ा अच्छा मशवरा आपको दे सकते हैं। और आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि जो नुकसान आप लोगों को अभी तिल के उस पे हो रहा है तो अपना दिल छोटा मत करें, अल्लाह से उम्मीद रखें, अच्छा की उम्मीद रखें। इंशाल्लाह इस साल आप लोगों ने बहुत हिम्मत की, बाकी जगहों पे आपको नुकसान हुआ लेकिन फिर भी आप लोगों ने तिल काश की, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि आपके एरिया में क्या तिल लगाना या आपकी ज़मीन पर तिल लगाना मुफीद भी है या नहीं है, या कोई और फसल आपको लगाना बेहतर है आपके लिए। तो इसी सब को सिलसिले को वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप लास्ट में कोई शॉर्ट सा पैगाम देना चाहें। बस यही है कि हमारे साथ राब्ते में रहें और हम इंशाल्लाह उनको बेहतर एडवाइस करेंगे, बताएंगे। और बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। और एक और है, हम इस वक्त एफर्ट कर रहे हैं कि ज़मींदार को लिंक किया जाए कॉन्टेक्चुअल प्रोडक्शन में, यानी अगर कोई एक्सपोर्ट वाली कमोडिटी है तो जो इम्पोर्टर है उसके साथ रब्ता करके या जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ रब्ता करके, हमने अभी 2-3 फसलों के तजर्बात कर ली हैं। हम फार्मर को ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, हम पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी वहाँ ख़ुद आपको गाइड करेंगे, प्रोडक्शन भी 2 से 3 गुना ज़्यादा हम लेंगे, और उसके बाद आपकी प्रोडक्शन के हवाले से जो आगे उसकी जो कीमत, उसका कोई मसला नहीं, और मुनाफा भी आपका, हम आपके प्रॉफिट को टारगेट करेंगे। तो हम इसमें हैं, हम इसमें अभी 3-4 फसलों को हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसमें हम आपको हैंड होल्डने के लिए हम तैयार। बिल्कुल सही हो गया। बल्कि ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की है कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की, इस पे अगर आप पूरी एक वीडियो चाहते हैं, तफसीली गुफ्तगू अगर आप चाहते हैं, तो अपनी लाजमी कमेंट सेक्शन में आप बताएं, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग लिखें आप। हम इंशाल्लाह पूरी तफसील से वीडियो बताएंगे कि ये साइंस है क्या, इससे होता क्या है, किस तरह से आप 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, आपको बताएंगे भी सब हम लोग, और आपको कनेक्ट भी करा के देंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ उन सिफारिशात पे अमल दरामद करना है। और कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग पे आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाजमी अपना जो भी फ़ीडबैक हो, जो भी आपकी राय हो, वो वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है इसको शेयर करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात हो कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।